शासन। अब शासन है तो उसमें होता है पहले प्रशासन, फिर होता है सुशासन और एक होता है कुशासन। तो मानव मानव होता है जो होता है समाज से मानवों से मिलकर बनता है समाज, समाज से मिलकर बनता है राज्य और राज्य से मिलकर बनता है सरकार। राज्य एक अमूर्त होता है, सरकार गवर्नमेंट यानी कि कार्य करती है, इसका कार्य होता है गवर्नेंस का। तो जन कार्यों का प्रबंधन कहाँ से, गर्भ से कब्र तक, फिर जनता की सेवा करना और जनता का कल्याण करना। अब कंक्लूजन हम बोले तो शासन का विचार समय के साथ परिपक्व हुआ है। यह परिवार से राष्ट्र तक हर छोटे बड़े संगठन की जरूरत है। इसका उद्देश्य जन कार्यों के प्रबंधन से जन कल्याण में संवर्धित हो चुका है। फिर कंक्लूजन की अगर व्याख्या करें तो देखे जैसे गवर्नेंस, तो गवर्नेंस है इसकी डेफिनेशन हो गई एक तो, फिर एक है वर्ल्ड बैंक। तो सरकार द्वारा चुनी गई या फिर चुनी हुई प्रतिनिधि मूलक, ठीक है, लोकतांत्रिक इच्छा स्वीकृति से है। ठीक है, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति से है। अब ये सरकार बहुआयामी तरीके से लोक कल्याण करती है, जैसे कि बहुआयामी भूमिका अर्थात गर्भ से कब्र तक, मतलब बहुत ज़्यादा हर जगह में है मतलब इसकी भूमिका। फिर है नीति आयोग, तो नीति आयोग कहता है, नीति आयोग के अनुसार शासन से तात्पर्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से है जिसके तहत शासन के सभी घटक सहयोग समन्वय से नागरिक विकास के लिए कार्य करते हैं। अब प्रशासनिक क्रियाएं जैसे कि शासन के घटक वातावरण निर्माण, फिर है नागरिक विकास, ये सब। फिर अब जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरडी। तो प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं ये लोग। अब शासन के घटक हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार बनाकर शासन में निहित मुद्दों को समझा जा सकता है। नीति आयोग ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि यद्यपि गवर्नेंस से तात्पर्य सरकार से जुड़ी सभी मुद्दों से है, लेकिन उनमें 7 मुद्दे प्रमुख हैं: रोल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल सर्विस रिफॉर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी मॉनिटर और इलेक्टोरल रिफॉर्म, भ्रष्टाचार नियंत्रण, संघवाद को बढ़ावा देना और एनजीओ और सिविल सोसाइटी के सहयोग से। तो 7 मुद्दे प्रमुख कौन कौन से हैं? रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक सिविल सर्विस का रिफॉर्म होना चाहिए, एक है गवर्नमेंट पॉलिसी को मॉनिटर करे, एक है इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, एक है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे, संघवाद को बढ़ावा दे और एनजीओ और सिविल सोसाइटी से सहयोग ले। रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी बिजनेसमैन, तो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस और प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन करें, तो ये मोदी ने कहा था। फिर है सेवा प्रदाता, तो सेवा प्रदाता है सुविधा प्रदाता की जगह, सेवा प्रदाता की जगह अब सुविधा प्रदाता होनी चाहिए, कंट्रोलर की जगह अब रेगुलेटर होना चाहिए और नियंत्रक की जगह अब नियामक होना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सोशल सेक्टर में जैसे स्वच्छता हो गया, सैनिटेशन हो गया, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में है, एनवायरनमेंट में जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल में, क्लाइमेट चेंज में। तो सरकार द्वारा सामरिक विनिवेश के लिए लिए गए निर्णय और वर्ष 2020-21 के बजट में पीपीपी का बार-बार उल्लेख दिखाता है कि शासन में सरकार की भूमिका में रणनीतिक बदलाव आए हैं। व्याख्या करें। फिर है सिविल सर्विस रिफॉर्म, तो सिविल सर्वेंट रिपोर्ट कार्ड जैसे कोड ऑफ एथिक्स सेकंड कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट का रिपोर्ट कार्ड होते हैं, सिविल सर्वेंट का डाटाबेस, ई गवर्नेंस से जोड़ना, लेटरल एंट्री। फिर है सचिव स्तर पर कार्यालय की सुरक्षा, विशेषज्ञीकरण। ठीक है, विशेषज्ञीकरण, सिविल सर्विस का वैल्यू पालन करना और और फिर अगला है परिणाम उन्मुखी बनाने का महत्व, तो मिशन कर्मयोगी हो गया, फिर कैडर रिफॉर्म हो गए। तो मिशन कर्मयोगी से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहे हैं अपन। फिर मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, तो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग जिसमें अपन देखते हैं जैसे कि सनसेट क्लॉज ले से जोड़ सकते हैं अपन पहला। फिर राज्य द्वारा केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रदत्त धन की निगरानी हेतु प्रत्येक योजना के लिए बैंक अकाउंट खोल ले जा सकते हैं। फिर है जैसे डीएमईओ, डाटा गवर्नमेंट क्वालिटी इंडेक्स, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग,
इवैल्यूएशन ऑफिस, ठीक है। फिर है प्लेटफॉर्म जैसे कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, सोशल ऑडिट के द्वारा, सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा। फिर मॉडल ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया एक, जिसमें पेड न्यूज़ पर कंट्रोल करें, और जैसे आरपीए धारा 33C इसको अमेंड करें। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी बनाने पर विचार करना चाहिए। चुनावों में तारतम्य यानी कि सिंक्रोनाइजेशन लाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और ईवीएम पर शंका होनी चाहिए, ठीक है। चुनाव में धन बल को रोकने हेतु कार्य करना चाहिए। ईवीएम पर शंका दूर करनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में पारदर्शिता लानी चाहिए। बाहुबल्य रोकने हेतु अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए और चुनाव आयोग को और शक्तियां प्रदान करना चाहिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और अपन ने जो मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी उनके बारे में भी बताया, और सिविल सर्विस में रिफॉर्म के लिए भी अपन ने ये वाले बताए। अब अगला है भ्रष्टाचार पे नियंत्रण कैसे लाएं। तो आरटीआई सिटीजन चार्टर को हम को अपनाना चाहिए, इनको और ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर दल बदल का दुरुपयोग को रोकना चाहिए। लोकल बॉडीज में करप्शन रोकना चाहिए। सरकारी तंत्र में कैश का यूज रोकना चाहिए। फिर इंटेग्रिटी पैक्ट लागू करना चाहिए। फिर सोशल एंड फाइनेंशियल ऑडिट करनी चाहिए। सोशल रिफॉर्म एक्ट लागू करना चाहिए। फिर एक है गवर्नमेंट पॉलिसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना या बनाना चाहिए। फिर है कैग की रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखना और उस पर चर्चा करना अनिवार्य करना चाहिए। और क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को अंडर आरटीआई लाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे मुकदमों का तीव्र निपटारा किया जाना चाहिए। फेसलेस असेसमेंट होना चाहिए। डिजिटल लेन देन होनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। फिर भ्रष्टाचार निरोधक कानून को कठोरता से और कार्यकुशल रूप में लागू करवाना चाहिए। फिर एमपी लेड समाप्त करना चाहिए और सेकंड एआरसी की सिफारिशों को मानना चाहिए। फिर एक लोकपाल को सशक्तिकरण करना चाहिए लोकपाल का। फिर एक ब्लैक मनी को रोकने हेतु प्रयास करने चाहिए। फिर अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों में कमी करनी चाहिए, ठीक है। नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए जिससे स्वहित की जगह सामाजिक हित को बढ़ावा मिले। और फिर है, अब है संघवाद के क्या मुद्दे हैं। तो संघवाद में अगर देखें तो जीएसटी के मुद्दों का समाधान करना चाहिए। राज्यपाल के विवाद को सुलझाना चाहिए, ठीक है। फिर है समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसको बढ़ाना चाहिए। फिर 7वीं अनुसूची की समीक्षा की जानी चाहिए। फिर केंद्र आय प्रायोजित योजनाओं को सनसेट क्लॉज से जोड़ना चाहिए, अर्थात निश्चित समयावधि में पूर्ण होने चाहिए कार्य। फिर है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसको बढ़ावा देना चाहिए। सीमा विवाद है और या नदी विवाद के स्थान पे अपन को हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे स्टेट हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी हेल्थ इंडेक्स, स्टेट एजुकेशन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। फिर वन साइज फिट ऑल को इसको त्याग करना चाहिए और राज्यवार अलग अलग नीति बनानी चाहिए। राज्यों की स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। राज्य को वित्तीय आवंटन में बढ़ोतरी करनी चाहिए और वित्तीय आवंटन को परफॉर्मेंस से जोड़ना चाहिए। फिर एनजीओ और सिविल सोसाइटीज की क्या भागीदारी है। तो पहला पीपीपी, तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं और एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी, ठीक है। तो सरकार व जनता के बीच की दूरी को कम करना या भरना इनका कार्य होता है। तो गैप को पीपीपी से भरा जाता है, ठीक है। जन अपेक्षाएं हैं और कोई सरकारी क्षमताएं, तो जनता की जो अपेक्षाएं और सरकारी क्षमताएं हैं, तो उनकी जो दूरी है या गैप है, प्रशासनिक दूरी है, उस गैप को पीपीपी से अपन भर सकते हैं। गैप भरना ही क्या है, प्रशासनिक सुधार है। तो जहां अपन कहते हैं कि जहां भी शिकायत, वहां एप्लीकेबल एवरी सब्जेक्ट, जैसे कि SC ST, महिला सशक्तिकरण, नॉर्थ ईस्ट में असंतोष, तो इन सब पे अपन इसको लागू कर सकते हैं, एनजीओज और इनको। फिर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनजीओ थ्रू अ नोडल एजेंसी, अ यूनिक आईडी से जोड़कर नियमन करते हैं। जैसे दरवंड पोर्टल पर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पर एफसीआरए के माध्यम से विदेशी फंडिंग को विनियमित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा के हित में एनजीओ को ब्लैकलिस्ट करना, ये हम कर रहे हैं। फिर भारत में शासन की
वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए प्रशासनिक सुधार के मुख्य क्षेत्रों को रेखांकित करें। इस संदर्भ में नीति आयोग के प्रपत्र का संज्ञान लें। तो पहले अब आ गया, पहले तो व्हाट इज गवर्नेंस, ठीक है। तो शासन, शासन की कुछ अवधारणाएं हैं, फिर परिभाषाएं हैं, निहितार्थ, फिर शासन के केंद्र बिंदु हैं, कुछ शासन के प्रशासन में अंतर संबंध है, शासन के घटक हैं, स्वरूप, प्रकृति, चरित्र क्या है, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, फिर शासन प्रशासन के मध्य अंतर संबंध क्या है। तो अंतर, अंतर तो है विद्वान, इसको द्विविभाजन किया था किसने, वुड्रो विल्सन ने। उसने बोला था राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है। तो राजनीति इसको उसने शासन बताया और प्रशासन को प्रशासन, राजनीति का कार्य उसने नीति निर्माण बताया और प्रशासन का कार्य क्रियान्वयन बताया नीतियों का। फिर राजनीति को अस्थायी कार्यपालिका बताया और जो प्रशासन का कार्य बताया ये स्थायी कार्यपालिका का है। फिर राजनीति निर्वाचित राजनेता होते हैं और यहाँ पे नियुक्त होते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से आते हैं। पर जिन्होंने समान बताया तो उन्होंने प्र प्लस शासन यानी प्रबंध करना, कल्याण करना, तो ये परिपूरक चक्रीय है। दोनों में अंतर है परंतु एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। जैसे शासन, शासन में नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है, प्रमोशन होता है, फिर इसमें दायित्वों का वितरण भी हो सकता है, संसाधन होते हैं और कार्य अनुमोदन द्वारा किए जाते हैं। पर प्रशासन है उसमें आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं, ये ज्ञान, इस ज्ञान की जरूरत होती है। फिर जमीनी हकीकत इनको पता होती है प्रशासन को, इनको समझ होती है, मतलब ओरिजिनल समझ, फिर जन भावना तक ये पहुंच पाते हैं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, अलग नहीं कर सकते। पर वुड्रो विल्सन ने बोला था दोनों अलग अलग है। जैसे पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, तो पब्लिक है निर्माण, फिर पॉलिसी है एग्जीक्यूशन यानी लागू करना, और प्रोसेस है मूल्यांकन। तो शासन के घटक अब बताएंगे। शासन के घटक में जैसे संकुचित है, व्यापक है और वर्तमान है। तो संकुचित में तो ये नीतियों को लागू कर दो, कार्यपालिका है और एक अस्थायी कार्यपालिका है। तो स्थायी तो लागू करती है, अस्थायी आदेश देती है। शासन प्रभावी होना चाहिए, सीमित कार्य विशेषज्ञ करते हैं, ठीक है। और फिर व्यापक, व्यापक में कहते हैं एक लोक नीति प्रक्रिया है, निर्माण जिसमें लेजिस्लेशन करता है, लागू एग्जीक्यूटिव करता है, मूल्यांकन जुडिशरी करती है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर है यानी कि चेक एंड बैलेंस। फिर ये शासन तानाशाही सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होने देता है। अब वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में शासन प्रक्रिया में अन्य संस्थाओं की भूमिका बढ़ गई है। जैसे मीडिया हो गई, जैसे इसको चौथा अंग कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी हो गई, इसको पांचवा अंग कह सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इनको छठा अंग भी कह सकते हैं। तो वर्तमान में इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। फिर ग्लोबल गवर्नेंस के दौर में शासन के घटकों का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस संदर्भ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शासन में भूमिका वर्णन करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला है शासन का स्वरूप। तो एक धर्मतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। धर्मतंत्र यानी कि शासन धार्मिक कानूनों के अनुसार, अंधविश्वास कुरीतियां अत्यधिक होती हैं और कट्टरपंथी शासन होता है। फिर होता है राजतंत्र जिसमें निरंकुश वंशानुगत शासन होता है, व्यक्ति पूजा पे बल दिया जाता है, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का कार्य करता है। फिर एक होता है लोकतंत्र जिसमें मौलिक अधिकार का सम्मान करते हैं, सामान्यतः लिखित संविधान होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं और शक्ति का पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था होती है। विभिन्न शासन प्रणाली में लोकतंत्र को आदर्श माना जाता है, व्याख्या करें, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर शासन प्रणाली निरंतर परिपक्व होते हुए लोकतांत्रिक स्वरूप को धारण करती है, इसमें निहित कारणों की समीक्षा करें। अब इसमें निहित कारण कौन कौन से, जैसे बढ़ती बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और समझ, लोकतांत्रिक क्रांतियों का प्रभाव, प्रगतिशील राजनीतिक विचारकों का प्रभाव, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, प्रगतिशील राजनीतिक विचारकों का प्रभाव। अब समाज में बढ़ता विज्ञानवाद, तर्कवाद, मानवतावाद का विचार। फिर एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव क्या है, तो यूएन है, अटलांटिक चार्टर है। शासन प्रशासन में अंतर तभी संभव है जब हम इन्हें राजनीति प्रशासन द्विभाजन की दृष्टि से देखें। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में विल्सन ने द्विभाजन का विचार अप्रासंगिक प्रतीत होता है। तो जो पहले तो वो मान भी सकते थे पर अभी तो बिल्कुल ही अप्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। फिर है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट संबंधित लाभार्थी व एनजीओ की प्रत्यक्ष भागीदारी से सेवा वितरण में अंतराल व मूल्यांकन के माध्यम से जवाबदेही तय करने का साधन है। ये सोशल ऑडिट जैसे भ्रष्टाचार में कमी लाता है,
पारदर्शिता बढ़ाता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है, सामाजिक न्याय में बढ़ोतरी करता है, फिर ग्राम सभा की प्रभावी शक्तियों में वृद्धि करता है, सरकारी कामकाज की निगरानी द्वारा अनियमितता उजागर करता है, नागरिक केंद्रित प्रशासन का निर्माण करता है, दक्षता और प्रभावीता को बढ़ाता है। फिर कुछ राज्यों ने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों के सृजन के माध्यम से एमडीएम, पीडीएस, मनरेगा को सामाजिक अंकेक्षण के दायरे में लाया है। जैसे अब ये तो ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत बनाने में चुनौतियां क्या-क्या हैं? तो पहला है फोर्थ जनरेशन वारफेयर के रूप में सिविल समाज होता है, ठीक है? स्वतंत्र एजेंसी की अनुपस्थिति, सिविल समाज की फंड हेतु सरकार पर निर्भरता है। फिर कुछ राज्य द्वारा क्या है अपनी एसएयू यानी कि स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई इनकी स्थापना न करना, फिर कैग की दिशा निर्देशों का पालन न करना, कठोर दंड का अभाव, अपरिपक्व सिविल समाज, फिर कार्यान्वयन एजेंसी की उदासीनता, प्रक्रिया का अभाव जैसे एसओपीज, फिर जो सोशल ऑडिट की आदर्श प्रक्रिया का भी अभाव है, ठीक है। अब 2017 में मेघालय सभी सरकारी विभागों को सोशल ऑडिट के अंतर्गत लाने हेतु कानून बनाने वाला पहला राज्य बना था। तो ये तो ठीक है। अब लोकतांत्रिक शासन का उदय और विकास कैसे हुआ? अब लोकतांत्रिक शासन का उदय के कारण है राजतंत्र धर्मतंत्र से मोहभंग हो गया, फिर जागरूकता में वृद्धि हुई, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, विभिन्न वैज्ञानिक खोजें हुई और ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट की प्रेरणा, विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव रहा, फिर नए भौगोलिक खोजें हुई, साथ साथ नई समुद्री खोजों खोजें भी हुई, फिर लिबर्टी इक्वलिटी जस्टिस डेमोक्रेसी जैसे विचारों का उभरना, अटलांटिक चार्टर आया, यूएसए का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। फिर लोकतांत्रिक शासन का विकास, तो 1757 से 1857 हस्तक्षेप राज्य हुआ करता था जिसमें लेसस फेयर की पॉलिसी अपनाई जाती थी जिसमें जनता से दूरी होती थी, कार्य भूमिका और ये कुछ भी नहीं था, इनका दायित्व धारणा भी नहीं थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे नॉर्थ कोरिया। फिर है 1857 से 1947 जिसमें नियामकीय राज्य आए और सीमित कार्य उत्तरदायित्व होने लगे, फिर जनता से सीमित संबंध भी बनने लगे, दायित्व धारण करने लगे और सीमित मात्रा में, पर अभी सीमित मात्रा में ही था, जैसे टैक्स, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ये सब होने लगे। फिर 1947 से 91 तक कल्याणकारी राज्य रहे जिसमें वेलफेयर यानी कि टैक्स के बदले गर्भ से कब्र तक का ख्याल रखा जाता था, असीमित कार्य क्षेत्र होने लगे, दायित्व भी असीमित होने लगे, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करने लगे। पर 1991 के बाद से और प्रेजेंट तक सीमित राज्य होने लगा, लिमिटेड राज्य सेवा प्रदाता सुविधा प्रदाता हो गए, नियंत्रक की जगह नियामक हो गए, रेगुलेटर हो गए। पर हस्तक्षेपवादी राज्य मूलतः राजतंत्रों की विशेषता है जो वर्तमान में अपरिपक्व लोकतंत्र में दिखता है। उदाहरण सहित व्याख्या करें तो हस्तक्षेप राज्य यानी कि सबसे पहले यानी जिसे जनता से दूरी हो, तो जिसमें अपन डिक्टेटर वाला बता देंगे जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया। फिर भारत में ब्रिटिश राज्य नियामकीय राज्य था, वर्तमान में सैन्य तानाशाहों में इसकी विशेषता दिखती है। अब ये नियामकीय राज्य वाला है, ठीक है। फिर भारत में अनादिकाल से कल्याणकारी राज्य का दर्शन रहा है। वैश्विक स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव तंत्र विकासशील राष्ट्रों ने इस दर्शन को अपनाया है। तो भारत में तो हमेशा ही कल्याणकारी रहा है और देशों में सेकंड विश्व युद्ध के बाद आया है, विश्व युद्ध के बाद, तो इसको बताना है। फिर सीमित राज्य जैसे सेवा प्रदाता से सुविधा प्रदाता, कंट्रोलर से रेगुलेटर, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, जनता से तार्किक संबंध बनाता है, फिर प्राथमिकता आधारित होता है, कार्य इसका आपदा प्रबंधन, पीपीपी दायित्व और इनको बढ़ावा देना है, फिर है सामाजिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध करवाता है। सीमित राज्य का उदय कल्याणकारी राज्य से होता है। भारतीय प्रशासन में वर्तमान में सीमित शासन का विचार मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है। फिर लोकतांत्रिक शासन दो जैसे जैसे परिपक्व होता जा रहा है, हस्तक्षेपवादी से कल्याणकारी शासन राज्य की ओर जाता है।
भारत के संदर्भ में इस विकास को रेखांकित करें, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे परिपक्व होता है तो हस्तक्षेप से कल्याणकारी की ओर जाता है, तो बताओ। फिर है जैसे हस्तक्षेपवादी राज्य, प्री ब्रिटिश, फिर नियामकीय राज्य, ब्रिटिश रूल, फिर कल्याणकारी राज्य 47 से 90, फिर 90 से अभी वर्तमान तक का तो सीमित राज्य, तो अपन बता देंगे ऐसे। फिर गोल्स ऑफ गवर्नेंस, तो इसके गोल्स क्या है? तो पहला है वेलफेयर स्टेट हो, प्रोटेक्शन हो, क्वालिटी लाइफ हो, बेसिक एमिनिटीज हो, यानी कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, जिसमें लैंगिक समानता हेतु कार्य करना। फिर है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हो, HRD हो, और ये क्या है? ये क्या लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सॉरी, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट हो। ये सब गोल अचीव करने होते हैं, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ के माध्यम से करने होते हैं। अब सुशासन, सुशासन जैसे इतिहास, आधुनिक विचार क्या है, विकास या कारण क्या है, विशेषता, मूल्यांकन और सुझाव। तो एक होता है इथिकल गवर्नेंस और एक होता है स्मार्ट गवर्नेंस, और इन दोनों के बीच का होता है गुड गवर्नेंस। भारत में प्राचीन काल से, जैसे कि त्रेता में तो राम राज्य बताया है, द्वापर में बताया है निष्काम कर्म, फिर है मौर्य काल, इसमें बताया धम्म जो कि अशोक ने। अब ये सब क्या है? इथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। फिर अकबर ने बताया दीन ए इलाही, और गांधी जी ने बताया सुराज, ठीक है। और उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ने बताया एकात्म मानवतावाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये अभी चल रहा है। तो भारत में सुशासन का विचार प्राचीन काल से विद्यमान है, इसके नाम बदलते रहे हैं, भावना वही रही, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। तो ये अपन अगर क्वेश्चन आता है तो अपन ये सारे एग्जाम्पल से बता देंगे कि त्रेता में ऐसा था, उसके बाद द्वापर में, मौर्य में, अकबर में दीनदयाल, फिर ठीक है गांधी जी, और इन्होंने। फिर शासन स्वयं, सुशासन, और शासन कुशासन, और फिर आता है सुशासन। तो एक तो हो सकता है शासन से डायरेक्टली स्वयं सुशासन में पहुंच जाए, और एक होता है शासन से कुशासन जाए और फिर सुशासन जाए। अब इनके लक्षण, जैसे प्रयास 1990 में, ठीक है, सुशासन की जरूरत के कारण बने। और राजीव गांधी का वाक्य था ये, कुशासन के लक्षण। तो राजीव गांधी का क्या वाक्य था कि 100 पैसे अगर देते हैं तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो कुशासन के लक्षण थे 1990 में। अब उसके प्रयास से फिर अपन सुशासन में पहुंचे हैं, तो सुशासन की जरूरत का कारण बन गए फिर वो। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक और यहाँ से फंड दिया, जिससे मिसयूज किया गया, सस्त्रीकरण, भ्रष्टाचार, विलासिता, जिसके कारण असफल राष्ट्र हुए। फिर फंडिंग स्टॉप हुई, ओनली फंडिंग उन्हें जो शासन में गुड गवर्नेंस लागू करे। अब है वर्ल्ड बैंक, तो रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ द। अब है जैसे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक में रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ सब सहारन कंट्री आई। फिर स्टेट टू मार्केट, फिर एक आई डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस 1992। फिर मनीला कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन गुड गवर्नेंस, जिसमें ट्रैप दिया, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पूर्वानुमान, सहभागिता, ट्रैप, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्या है, पूर्वानुमान को क्या बोलेंगे यार, जो भी है, और सहभागिता नहीं, पार्टीजनशिप। फिर है सब सहारन रिपोर्ट, इसमें क्या बोला था? तो इसमें बोला था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा जो कि निष्पक्ष चुनाव से, और है HRD, जिसमें की गया एजुकेशन में और हेल्थ में। फिर स्टेट टू मार्केट, इसमें बोला था ओपन मार्केट को बढ़ावा दो, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था लाओ, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करो। फिर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस, तो इसमें बोला पारदर्शिता और सहभागिता, विश्वसनीयता, अनुक्रियाशीलता, संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता, प्रासंगिकता, मितव्ययता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, समयबद्धता, समावेशिता, और सहयोग, समन्वय, समानुभूति, सद्भाव, सौहार्द और सहिष्णुता।
फिर वर्ल्ड बैंक 1992, इसने गुड गवर्नेंस पे बोला आधारभूत विशेषताएं जैसे वैश्विक सम्मेलन, यूएन, G8, ब्रिक्स, वैश्विक समझौते, HDI, GHI और GPI एटसेट्रा की बात करते हैं। तो स्पष्ट है कि गुड गवर्नेंस की अवधारणा निरंतर विस्तारित हो रही है, जो इसे किसी भी सीमा में बांधना संभव नहीं है। यही कारण है वे सभी विचार जो लोक हित या लोक कल्याण से जुड़े हों, गुड गवर्नेंस की विशेषता है। वर्तमान समय में विद्वान और प्रशासक गुड गवर्नेंस को संकेताक्षर में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब्दुल कलाम अनुसार स्मार्ट यानी सिंपल, एस फॉर सिंपल यानी सरल, एम फॉर मॉरल यानी नैतिक, ए फॉर अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल यानी रिस्पॉन्सिव सॉरी, और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। अब 3A, 3C, 3R, TZ ये भी एक हो सकता है इसमें, अकाउंटेबल, एंटिसिपेशन और एक पता नहीं। फिर 3C जिसमें क्लाइंट ओरिएंटेशन और ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड, कॉम्पिटेटिव और एक है कंप्यूटराइज्ड। 3R है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीयूज और रिसाइकिल। फिर T से टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, ट्रांसपेरेंसी। और फिर अगला है UN की गुड गवर्नेंस के घटक। तो इसने बताए घटक जिसमें एक तो है APR, TRC और EE। फिर एक है रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। फिर रूल ऑफ लॉ, पार्टीजनशिप और कंसेस, क्या है ये, कंसेस ओरिएंटेड। ठीक है। फिर गुड गवर्नेंस जिसमें बताया आदर्श विचार क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव यानी निस्वार्थ। और एक है, ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इन्होंने बताया है। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिसमें कुछ पॉजिटिव है जैसे विशेषताएं, प्रशासनिक सुधार के लिए प्रेरणा, इंटरनेशनल फंडिंग का सही प्रयोग, प्रशासन का एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित हो और आर्थिक विकास हेतु प्रोत्साहन किया जाए। फिर इसमें कुछ कमियां और बाधाएं। तो जैसे बाधाएं, गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट की जैसे राज्य इच्छा शक्ति का अभाव है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, कानूनों में अपर्याप्तता, प्रशासनिक मनोवृत्ति, आर्थिक संसाधनों का अभाव है, सामाजिक सहयोग का अभाव है, भौगोलिक सांस्कृतिक समस्याएं, जटिलताएं हैं। फिर बाधाएं क्या हैं? तो नागरिकों के स्तर पे जागरूकता का अभाव है, क्षमता का अभाव है, अवसरों का अभाव है, मनोवृत्ति और इच्छा शक्ति का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, ये सब बाधाएं हैं। फिर विश्व बैंक प्रदत्त गुड गवर्नेंस का विचार। तो इसमें व्याख्या करने को बोले तो अपन क्या बताएंगे? तो आरोपित विचार, किसी ने डिमांड नहीं किया है ये। फिर जटिल विचार है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड नेशन के लिए प्रासंगिक है और इसको अपनाना आसान नहीं है। फिर काल्पनिक विचार है, जो मर्जी आए डाल दिया उसमें। फिर प्राचीन है क्योंकि प्राचीन काल से चली आ रही है ये। फिर नकारात्मक विचार है, सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को चोर बताता है ये। फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित है क्योंकि ब्रिटिश काल औपनिवेशिक मानसिकता है इसकी। फिर कुटिल विचार है, मानसिकता, मार्केट एक्सेस पाना चाहते हैं ये लोग। फिर संप्रभुता पर प्रहार करते हैं, राष्ट्र के आंतरिक नीति निर्माण को प्रभावित करता है और पश्चिमी हितों से प्रेरित है। अब है पारदर्शिता। तो अवधारणा जिसमें बोलते हैं खुलापन, आर पार, ट्रांसपेरेंट, छिपाया नहीं जाना चाहिए। फिर आवश्यकता क्या है? लोकतंत्र, जनता को जानने का हक होता है। विचार, व्यक्ति, संस्था, ठीक है। तो उपाय और समस्याएं और बाधाएं। तो ट्रांसपेरेंसी के अनुसार सरकार कब, क्या, कहाँ, कैसे करती है, निसंकोच होकर बताना चाहिए। जैसे सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका प्रयास, समावेशी विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए अपन को जरूरी है। जिसमें जन सहभागिता बढ़ेगी, लोक कल्याण बढ़ेगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। फिर आवश्यकता क्या है? भय मुक्तता, जैसे CBI से, ED से। फिर विश्वसनीयता जनता के समक्ष। फिर जवाबदेहिता सरकार जनता के समक्ष और सहभागिता। अब लागू करने के उपाय जैसे सैद्धांतिक, उसमें अगर जैसे RTI, सिटीजन चार्टर या E गवर्नेंस। फिर व्यवहारिक में तो निगरानी, गुप्तचर निरीक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, ऑडिट और जैसे सोशल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। फिर TI के इंटीग्रिटी पैक्ट द्वारा सरकारी। तो उपाय ये क्या है इसके लिए? उपाय में बताएंगे जैसे अपन नीलामी में पारदर्शिता लाना, ठीक है। और फिर एक वोरा समिति ने पारदर्शिता हेतु नेता, अपराधी साठगांठ के संबंध में सुझाव दिए थे, उनको अपनाकर। फिर राजनीति,
राजनीति जैसे कि कोई पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाना, फिर प्रोजेक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, फिर सोशल ऑडिट जिसमें पारदर्शिता कैग के दिशा निर्देशों की पालना की जाए, फिर आरटीआई को प्रभावी बनाना, एक है ई गवर्नेंस लागू करना जो सेकंड ईआरसी में बोला था, फिर ऑडिट जिसमें सोशल हो, फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, वो की जाए, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हो, फिर है एक एसटी सिटीजन्स चार्टर लागू करवाना, सर्वोत्तम सेवोत्तम अपनाना जिसमें संकलन, संग्रहण, वर्गीकरण, परिशोधन, प्रसंस्करण, प्रगटीकरण, संप्रेषण और उजागर हो। फिर है इकोनॉमिक एडवाइस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी एल के झा ने वित्तीय योजना निर्माण में पारदर्शिता हेतु प्रबंधन की आधुनिक तकनीक का सुझाव दिया था, उसको अपनाकर। फिर एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपनाकर। अब समस्याएं क्या हैं? तो समस्याएं जैसे सुरक्षा और प्रशिक्षित असक्षमता, क्या निजता को खतरा है, मनोबल का खतरा है, और लक्ष्य विस्थापन की समस्या है, विवाद है, यथास्थिति विवाद का खतरा है। यथास्थिति विवाद का खतरा, विवाद के कारण कोई कुछ करना नहीं चाहता है। फिर बाधाएं क्या हैं? तो स्किल कर्मचारियों का अभाव है जिसमें गोपनीय मानसिकता है, बाधाएं हैं जैसे सरकारी और नागरिक। फिर फंड की कमी है जिसमें लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। अब नागरिक में जैसे पर्याप्त जानकारी का अभाव, आरटीआई सिटीजन चार्टर के बारे में कमी है, जानकारी नहीं है लोगों को। फिर जटिल कानून है और अशिक्षा है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये सरकारी कमी में आ गई। ठीक है, तो इसमें बाधाएं हैं कुछ सरकारी और कुछ नागरिक। फिर संकुचित अर्थों में पारदर्शी सरकारी कामकाज में खुलेपन को दर्शाती है, लेकिन व्यापक अर्थों में यह सिविल सेवा मूल्य को धारण करती है। इस पर टिप्पणी करनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रशासनिक पारदर्शिता सूचनाओं के मैक्स प्रगटीकरण से जुड़ी है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सूचना प्रबंधन प्रणाली का होना जरूरी है। तो ये हो गई पारदर्शिता। अब आता है जवाबदेहिता। यूके में नोलन समिति ने भी अकाउंटेबिलिटी का महत्व बताया है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। तो यूएन के अनुसार सुशासन के 8 घटकों में से एक है अकाउंटेबिलिटी। फिर इसकी कुछ अवधारणाएं हैं, आवश्यकता है। तो ये क्या है? कार्य के औचित्य सिद्ध करती है, फिर कार्य का स्पष्टीकरण करती है, सत्ता या संस्थान प्रयोग की तार्किक व्याख्या करती है। ठीक है, फिर वैधानिक अपेक्षा, लोक संप्रभुता, समतुल्यता। तो आवश्यकता क्या है? कुछ एक लोकतांत्रिक शासन में जनता की शासन से अपेक्षाएं होती हैं जिनका निर्वहन शासन की जवाबदेही है। वैधानिक अपेक्षा, फिर शासन को सत्ता जनता द्वारा दी जाती है, इसलिए शासन जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लोक संप्रभुता, फिर है सत्ता और दायित्व में संतुलन जरूरी है समतुल्यता के लिए। अब जवाबदेहिता के स्वरूप क्या है? हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी। तो सांगठनिक, इसमें आंतरिक और बाह्य होती है। तो आंतरिक में जैसे टॉप डाउन और बॉटम अप होती है, जैसे कैबिनेट सदस्यों की एक दूसरे के प्रति जवाबदेहिता होगी, एक तो ये होगी। फिर बाह्य बाह्य होती है जैसे एक के ऊपर दूसरे की, तो समान स्तर के एक दूसरे के प्रति नजर रखते हैं इसमें बाह्य में। फिर प्रकृति, तो प्रकृति क्या होती है? एक तो इसमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति, वैधानिक होती है, राजनीतिक होती है, प्रशासनिक प्रकृति की भी होती है और आर्थिक प्रकृति की। अब है सामाजिक प्रकृति भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है और तकनीकी भी। संगठन में आंतरिक स्तरों पर जवाबदेहिता होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर है संवैधानिक मूल्यों के प्रति, तो देश के मूल्यों के प्रति, मूल कर्तव्यों के प्रति होती है। फिर जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति कौन सी है तो वो बता रहे हैं। तो जैसे मूल्य मूल कर्तव्यों के प्रति हो गई, फिर दूसरी होगी देश की एकता अखंडता के प्रति, संप्रभुता के प्रति, डीपीएसपी के प्रति, समानता स्वतंत्रता भाईचारे के प्रति। फिर वैधानिक मूल्यों की अगर बात करें उनमें कौन सी है, तो मानवाधिकारों के प्रति, राष्ट्रीय चिन्हों के प्रतीक और प्रतीकों के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति हो गई, राष्ट्रध्वज के प्रति हो गई, सरकारी संपत्ति के प्रति, पर्यावरण के प्रति। फिर राजनीतिक मूल्यों के प्रति अगर देखें, जैसे तो आचार संहिता का पालन करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, चुनाव में भाग लेना, मताधिकार का प्रयोग करना, तो ये राजनीतिक मूल्यों के प्रति हमारी जवाबदेहिता है। फिर सामाजिक जवाबदेहिता में हम बताएंगे वंचित वर्गों के प्रति, जैसे अल्पसंख्यकों के प्रति हो गई, महिलाओं के प्रति हो गई, ट्रांसजेंडर के प्रति हो गई, दिव्यांगों के प्रति हो गई।
फिर सांस्कृतिक जवाबदेहिता में बताएंगे हम सांस्कृतिक विरासतों के प्रति, सांस्कृतिक ग्रंथों व मूल्यों के प्रति, परंपराओं को जीवित रखना। फिर आर्थिक जवाबदेहिता में बताएंगे मितव्ययिता, कार्यकुशलता और ई गवर्नेंस। तकनीकी जवाबदेहिता में हम बताएंगे प्रयोग से तकनीक को जमीन पर इस्तेमाल करना, सभी की भलाई हेतु, फिर मानवीय हित में प्रयोग करना। अब उपाय क्या हैं? तो सैद्धांतिक सैद्धांतिक में तो हम बता देंगे जैसे आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, इनका उपयोग करेंगे। फिर है दूसरा हम बताएंगे एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानक अपना के, ठीक है? नहीं सॉरी, ये नीचे वाले हैं, ये सैद्धांतिक में बताती है तो आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। फिर व्यवहारिक में बताएंगे जैसे निगरानी, निरीक्षण, जांच, दौरा, गुप्तचरी, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करके ऑडिटिंग के द्वारा। अब एक जवाबदेही हेतु और उपाय हम बताएं तो जैसे सोशल ऑडिट हेतु कैग की गाइडेंस फॉलो करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानक स्थापित करें, सामाजिक जवाबदेही कानून बनाएं, ठीक है? और संसदीय समितियों का सशक्तिकरण करें, फिर कैग रिपोर्ट्स का व्यापक चर्चा करें, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ठीक है? ये तो अपन बताए थे। फिर जैम के माध्यम से सरकारी खरीद करें, नेताओं की जवाबदेहिता हेतु राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल करें, इंटीग्रिटी पैक्ट यानी सरकारी खरीद में उपयोग करें, पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई हेतु, फिर फेक न्यूज, हेट स्पीच हेतु विश्वनाथ समिति के सुझाव लागू करें। फिर प्रशासनिक जवाबदेहिता लागू करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण के उपाय, तो एक है विधायी नियंत्रण, मीडिया द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, सिविल सोसाइटी और नागरिक। तो विधायी में आता है जैसे प्रश्नकाल हो गए, शून्यकाल हो गए, और संसदीय चर्चा हो गई, संसदीय प्रस्ताव, संसदीय रिपोर्ट, संसदीय समितियां, कैग, बजट, ठीक है? तो जैसे कैग की रिपोर्ट की संख्या में कमी, तो बेकार यदि बाधाएं, तो विपक्ष में गैर जिम्मेदार, फिर चर्चाएं मुद्दों पर ना होकर पॉलिटिकल लाभ के लिए होती हैं, इसमें दिक्कतें क्या हैं वो बता रहे हैं। और प्रतिनिधि गैर जिम्मेदार होते हैं, फिर सत्र छोटा हो, और समितियों की सिफारिश पर कोई कार्रवाई ना हो, फिर संसदीय समितियों को कानून ना भेजे जाएं। तो संसदीय तो ये सब इसमें क्या है, कमियां हैं, बाधाएं हैं विधायी नियंत्रण में। फिर यदि संसद अपने रास्ते से भटक जाएगी तो संसदीय नियंत्रण के उपाय कमजोर हो जाएंगे। तो नॉलन कमेटी ऑन स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ, इसके लिए उसने बताया था निस्वार्थता, खुलापन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, वस्तुनिष्ठता। ओ शीला, तो ये नेमोनिक्स है, ओशिलाओ, इससे याद रखेंगे। गजब। ओशिला ओ। हम्म, फिर है प्रशासन पर नियंत्रण, तो विधायी विधायी कैसे करेगी, तो कैसे, बाधाएं और उपाय, तो न्यायिक पुनरावलोकन हो गए, फिर रिट हो गए, फिर अपीलीय अधिकार हो गए, जनहित याचिका हो गई, और न्यायिक सक्रियता हो गई। अब इसमें बाधाएं क्या है, तो जटिल प्रक्रिया है, न्याय में देरी, न्याय महंगा है, कानूनों में लूप होल्स हैं, पुराने अनावश्यक कानून है, कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप के प्रयास किए जाते हैं, न्याय में अविभाज्यता, न्यायपालिका में भाई भतीजावाद, न्यायाधीशों की संख्या में कमी, ये सब इसकी दिक्कत है। फिर एक जो कि वो वाला, तो इसमें मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये दबाव समूह के द्वारा उत्तर उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। तो उग्रवादी में तो जैसे आ गए बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल। फिर उदारवादी में आ गए जैसे प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेक्शन, परसुएशन। क्रांतिकारी में आ गए हिंसा, आगजनी, इंफ्रा को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना। फिर व्यक्तिगत रूप में तो चुनाव, रिकॉल, जिसमें बिजनेस मॉडल हो गए, इनिशिएटिव जिसमें स्विट्जरलैंड, जनमत संग्रह में जैसे ब्रेग्जिट हो गया, फिर ऑम्बर्ट्समैन में प्रणालियों, शिकायत निवारण तंत्र, लोकपाल या लोकायुक्त, फिर आरटीआई, सिटीजन चार्टर्स, ठीक है? अब बाधाएं क्या हैं, जिसमें मीडिया है, सिविल सोसाइटी है। मीडिया जिसमें गैर जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी नहीं है, टीआरपी केंद्रित है, वित्तीय हित के लिए कार्य करती है। सिविल सोसाइटी, इनमें क्या है, प्रशासन नहीं है, एनजीओ चला रहे हैं, प्रशासन ही एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है? और ये क्या है, फॉरेन डोनेशन का मिसयूज करते हैं, सरकारी धन का, और अप्रभावी लोकपाल, ठीक है? तो इनकी दिक्कत ये है, बाधाएं मीडिया और सिविल सोसाइटी की। फिर कार्यपालिका नियंत्रण, तो इसमें देखें तो अस्थायी, स्थायी पे नियंत्रण रखते हैं, जैसे मंत्री, नौकरशाह पे। और आंतरिक गहरा नियंत्रण निरंतर व प्रभावी होता है, जैसे कैसे नियुक्ति, ट्रांसफर, वेतन भत्ते,
कार्मिक मुद्दों के माध्यम से, फिर दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, कोड ऑफ एथिक्स के द्वारा, रूल ऑफ रेगुलेशन के द्वारा। जैसे बाधाएं क्या हैं? जैसे असंतुलित राजनीति, नेता नौकरशाह के मध्य गठजोड़ है, राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु जनहित की अवहेलना की जाती है, राजनीति का अपराधीकरण है, फिर एनोनिमिटी का अभाव है, फिर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सिविल सेवकों में नॉन पार्टीशनशिप का अभाव है, फिर सुधार, सुधार कैसे? दोनों की मनोवृत्ति में बदलाव लाना होगा, विरोधाभासी नहीं बल्कि परिपूरक। फिर सुरक्षित कार्यकाल हो, संयुक्त प्रशिक्षण हो, संसदीय सुधार हो, प्रशासनिक सेवा में सुधार हो। फिर है गुड गवर्नेंस, इसके लिए जवाबदेहिता कैसे बढ़ाई जाए, क्या? तो सिटीजन चार्टर, लोक गारंटी को अपनाएं, ठीक है। फिर पारदर्शिता को कैसे? तो जैसे आरटीआई और इनको बढ़ावा देके, और इन दोनों को ही अपन ई गवर्नेंस के थ्रू कर सकते हैं। अब आगे है जैसे ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस नहीं आया है, बस वही है, उसको कह रहा है कि दोनों को ई गवर्नेंस से कर दो, जिससे गुड गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सबको बढ़ावा मिले। फिर लोक सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए, जैसे यूके में 1991 में शुरू हुआ, जिसे 1997 में सीएम के सम्मेलन में भारत में भी अपनाया गया। तो सीसी, ठीक है, सिटीजन चार्टर। तो लोक सेवा में प्रदायगी के लिए सिटीजन चार्टर यूके में 1991 में शुरू हुआ था और भारत में 1997 में, ठीक है, सीएम के सम्मेलन में अपना लिया गया। फिर है जैसे पंचायती राज, सिटीजन चार्टर की बात हो रही है, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय, NIRDPR और के सहयोग से आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क जारी किया गया है। अब इसकी अवधारणाएं क्या हैं? तो गवर्नमेंट और ये क्या है? मिनिस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्रतिबद्धता या सूची अपनी रखेंगे जनता के सामने, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल, कंपनसेशन और इन सब की बात होगी उसमें। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लोक सेवा प्रदायगी से जुड़ी है ये, जिसमें एक सेवा बाई टाइम पर जेड क्वालिटी के साथ ए मूल्य पर बी मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी बात करते हैं, ठीक है। फिर गांधी का कथन है, शासन के द्वार पर आया ईश्वर, शासन के द्वार पे आया हर नागरिक ईश्वर के समान है, शासित नागरिक एहसान शासकों पर, और शासन नागरिकों पे कोई एहसान नहीं करता है, ठीक है। तो उदय, तो शासित नागरिक है, वो एहसान कर रहा है किस पे? शासक पे। उदय विकास कैसे हुआ? तो ब्रिटेन में 1970 में मार्गरेट येचर ने उठाया, 1980 में नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम में। फिर है रेन रीजिम, जिसमें ये चर, ये क्या है? थेचर, यार थेचरवाद था ना, वो थेचरिज्म में 3 की बात की गई। 1990 में जॉन मेजर ने आगे बढ़ाया। फिर कैडबरी समिति, जिसने सुझाव दिया चार्टर मार्ग कार्यक्रम, चार्टर बनाना, लागू करना और अपडेट करते रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये बताता है मिनिमम, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कैसे जवाबदेह बनाए, उसके लिए था ये कैडबरी समिति। तो जॉन मेजर ने आगे बढ़ाया और फिर कैडबरी समिति को काम दिया कि कैसे इनको जवाबदेही बनाया जाए। तो सुझाव दिया उसने कि चार्टर मार्ग कार्यक्रम, चार्टर बनाना चाहिए जिसमें लागू करना चाहिए और अपडेट करते रहना चाहिए। तो कैडबरी समिति। फिर 1980 में इंडिया में इंडिया में जागो ग्रैग जागो सिविल सोसाइटी द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। फिर 1996 में प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ने भाग लिया। 1997 में इसी सम्मेलन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, जिन्होंने निर्णय लिया कि वे सीसी लागू करेंगे। 1997 में चीफ मिनिस्टर्स ने इसको लागू करवाया। फिर कार्मिक मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, मिनिस्ट्रीज को आदेश दिया और www.government-of-India-charter.nic पर अपलोड करने को कहा। फिर उसके बाद सीसी के मूल्यांकन हेतु एनजीओ और सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बात की। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बनाया। फिर हैदराबाद स्थित ASCD, मसूरी स्थित LBS, ठीक है, की मदद ली गई। फिर है मूल्यांकन, शोध, अनुसंधान, ताकि बेहतर चार्टर बनाया जा सके। तो इस पे मूल्यांकन किए गए, शोध किए गए, अनुसंधान किए गए। फिर 2005 में सेवोत्तम MM सिंह उत्तम सेवा, जिसमें प्रभावी चार्टर निर्माण हो, शिकायत निवारण तंत्र हो, सेवा प्रदायिका में सुधार व क्षमता निर्माण। तो ISO 1500 15,700 और 2005 सर्टिफिकेट मिलेगा BIS से, ठीक है।
अभी भी सीईसी में यानी सिटीजन चार्टर में समस्याएं हैं, जैसे क्षतिपूरक नहीं है, जो बाइंडिंग नहीं है ये, कानूनी अधिकार नहीं है, आदर्श या मानक कोई सिटीजन चार्टर नहीं है। फिर है 2011 में लोक सेवा गारंटी हेतु क्या है, क्या नहीं था, कोई वो नहीं था, मॉडल नहीं था, ठीक है। फिर है 2011 में राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एक्ट लाया गया, और सिटीजन चार्टर बिल कहते हैं उसको। फिर केंद्रीय सेवाओं का चयन, जिसमें आईटी, बीमा, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, समय सीमा तय की गई, प्रक्रिया तय की गई सेवाओं हेतु। फिर समय सीमा प्रक्रिया का पालन न होने पर ₹250 डे के तहत 50,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा उत्तरदायी अधिकारी पर। फिर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म 3 टायर का था, इसमें सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। यह बिल केंद्र में लोक सेवा गारंटी से जुड़ा था, लेकिन पारित नहीं हो सका। अतः केंद्रीय स्तर पर विभागीय चार्टर या लोक सेवा गारंटी की व्यवस्था है। फिर यद्यपि दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड सहित लगभग 10 राज्यों में राज्य प्रदत्त सेवाओं के संदर्भ में लोक सेवा गारंटी कानून पारित किए गए। फिर सिटीजन चार्टर के प्रारूप क्या होते हैं? तो इसमें पहला होता है भाग 1, जिसमें संगठन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य लिखे होते हैं। भाग 2 में रूल एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट लिखे होते हैं संगठन के। फिर है भाग 3, जिसमें कार्य क्षेत्र, प्रदत्त सेवाएं और लक्षित वर्ग के बारे में बता लिखा होता है। भाग 4 में नागरिक अधिकारों सुविधाओं का उल्लेख होता है। फिर भाग 5, जिसमें शिकायत निवारण व्यवस्था और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का उल्लेख होता है। अब इसकी विशेषताएं यह क्या हैं? तो संक्षिप्त, सरल व बोधगम्य होना चाहिए, भाषीय बहुभाषीय होना चाहिए, लचीला होना चाहिए यानी समय समय पर बदलाव होने चाहिए, परामर्श से गठित होना चाहिए, फिर शोध अनुसंधान से तैयार किया गया हो, नवाचार से जुड़ाव हो, सेवाओं की स्पष्ट व्याख्या हो, मूल्य, गुणवत्ता व समयबद्धता का उल्लेख हो, यथासंभव विकल्प की अनुमति हो। फिर अगला है मानकीकरण की व्यवस्था हो, क्षतिपूर्ति व जुर्माने का स्पष्ट उल्लेख हो, चार्टरों का प्रकाशन किया जाए, त्रुटियां, विशेषताओं, आदर्श कोड, आदर्श सिटीजन चार्टर की से विचलन, ठीक है। ये है, इसमें त्रुटियां क्या है, विशेषताएं, जैसे कि आदर्श सिटीजन चार्टर है उससे विचलन होता है इनमें। फिर बाधाएं क्या है, जैसे सरकारी, जैसे पॉलिटिकल विल का अभाव है, फंड का अभाव है, क्षमता का अभाव है। फिर नागरिकता की तरफ से बाधाएं हैं, जैसे जागरूकता का अभाव है, अशिक्षा है। फिर सुझाव, जैसे कि आदर्श चार्टर की विशेषताएं बता देंगे अपन सुझाव में, आदर्श चार्टर की विशेषताएं। फिर CPGRMS यानी लोक सेवा प्रणाली को कागजी से इलेक्ट्रॉनिक करने का एक प्रयास है, CPGRMS। फिर CFMS यानी रन थ्रू फाइल सिस्टम, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। फिर CC में त्रुटियां क्या होती हैं? तो खराब डिजाइन और सामग्री, फिर जन जागरूकता का अभाव, समय पर अपडेट नहीं, वितरक के मानकों की परिभाषा का अभाव, फिर लागू करने हेतु फंड का अभाव, बहुभाषी ना होना, सभी हितधारकों से चर्चा का अभाव, मूल्य संगठन के मूल संगठन के तहत सभी कार्यालयों में समान सीसी रखने की प्रवृत्ति, फिर कुशल मानव संसाधन का अभाव, सेवा वितरण के सिद्धांत, इसमें सीसी के तहत जैसे गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो, विकल्प जहां भी संभव हो उपयोगकर्ता के लिए विकल्प हो, फिर मानक यह निर्दिष्ट करना है कि एक समय के भीतर क्या उम्मीद की जाए, फिर मूल्य जैसे करदाताओं के पैसे के लिए, फिर जवाबदेही सेवा प्रदाताओं के लिए होनी चाहिए, पारदर्शिता नियमों, प्रक्रियाओं, सेवा वितरण, शिकायत निवारण में होनी चाहिए, फिर सहभागी परामर्श और शामिल करने चाहिए, सहभागियों से परामर्श लिए जाने चाहिए और उन्हें शामिल करना चाहिए। फिर संगठन का विजन, तो सिटीजन सिटीजन चार्टर के घटक क्या हैं? तो घटक में है संगठन का विजन और उसका मिशन, फिर है ग्राहकों से अपेक्षाएं, शिकायत निवारण तंत्र, फिर संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण, फिर हितधारक बताएं, ग्राहक या नागरिक, और सेवा के मानक, गुणवत्ता, समय सीमा बताएं। फिर सिटीजन चार्टर का सिद्धांत क्या है? तो पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, महत्व, मूल्य हो और सहभागिता हो, फिर गुणवत्ता हो, मानक हो, विकल्प हो। फिर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो मामू जग में विकल्प और पारदर्शिता होनी चाहिए। तो अपन इसके सिद्धांत को बता देंगे, मामू जग में विकल्प और सिद्धांत होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मानक, मूल्य, फिर जैसे जवाबदेहिता,
ठीक है, गैस है गुणवत्ता, फिर विकल्प तो विकल्प हो ही गया, फिर पारदर्शिता, ठीक है, तो ऐसे करके। फिर सुधार हेतु सेकंड एआरसी ने क्या बोला है? सेकंड एआरसी ने बोला है सरकार के स्तर पे और नागरिकों के स्तर पे। तो सीसी के निर्माण, विकेंद्रीकृत गतिविधि होनी चाहिए। पहले तो सिटी चार्टर का जो निर्माण है वो विकेंद्रित गतिविधि होनी चाहिए। फिर व्यापक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर चूक के मामले में निवारण तंत्र होना चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटिंग होनी चाहिए और वितरण मानकों की दृढ़ प्रतिबद्धता होनी चाहिए। फिर सरकार के स्तर पे क्या करना चाहिए? तो बजट अलोकेशन होना चाहिए, सभी से परामर्श का निर्माण करना चाहिए, मानव संसाधन विकास करना चाहिए, मानव संसाधन का विकास करना चाहिए, फिर क्षमता निर्माण करना चाहिए, टाइमली अपडेशन करना चाहिए, बहुभाषीय चार्टर होना चाहिए, एसओपी निर्माण होना चाहिए, मॉडल सीसी का निर्माण होना चाहिए। फिर नागरिक स्तर पे जिसमें भागीदारी निर्माण में, पहला तो नागरिक स्तर पे पहले तो भागीदारी निर्माण में, दूसरा जागरूकता में, तीसरा शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल ऑडिटिंग को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ये है। फिर अगला है आरटीआई। अब है आरटीआई। तो आरटीआई गैर सरकारी संगठन एमकेएसएस के नेतृत्व में न्यूनतम मजदूरी व दस्तावेजों में अपारदर्शिता को लेकर राजस्थान के छोटे से गांव देवडोंगरी से प्रारंभ हुआ सूचना के अधिकार आंदोलन के परिणाम स्वरूप आरटीआई एक्ट 2005 लागू हुआ। अब एनजीओ, मजदूर व किसान शक्ति संगठन के प्रयासों से राजस्थान से प्रारंभ हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप आरटीआई एक्ट 2005 लागू हुआ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के अनुसार आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना को जानने का अधिकार भी देता है। आरटीआई का इतिहास व विकास। तो ग्लोबल ग्लोबल में स्वीडन में 19वीं सेंचुरी में आरटीआई है। आरटीआई आरटीआई मूवमेंट चला जिसमें 1950 से स्कैंडिनेवियन देशों ने और 1960 में ब्रिटेन व कॉमनवेल्थ देशों में और 1970 में यूएसए में और 1980 तक एक वैश्विक आंदोलन बन गया था। भारत में हमदर्द दवाखाना व हिम्मत लाल जैसे मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिखाया था इसका। फिर 1980 में प्रिंट मीडिया द्वारा मांग की गई आरटीआई मूवमेंट 1980 में जन आंदोलन बना। जनता ने शासन से कागज दिखाने की मांग की। फिर राजस्थान के देवडोंगरी गांव में क्या है, मस्ट्रोल में हमारा पैसा हमारा हिसाब से मूवमेंट चला। सिविल सोसाइटी का साथ मिला। एनजीओ, एमकेएसएस, अरुणा रॉय और डिजिटल क्या है ये, अब जो भी है ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने भी 1990 में परिवर्तन एनजीओ के माध्यम से जागरूकता फैलाई थी। फिर एच डी शौरी जिनके कार्यबल में बिल ड्राफ्ट 1997 में गवर्नमेंट गिर गई थी, लागू नहीं हुआ। फिर 2002 में सूचना स्वतंत्र विधेयक लाए जिसमें पेश किया, पारित किया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुआ पर लागू नहीं हुआ। फिर 2004 में यूपीए गवर्नमेंट नया कानून लेकर आई आरटीआई एक्ट 2005 राज्यों ने उससे इससे पहले तमिलनाडु और 1900 इससे पहले तमिलनाडु ले आया था 1997 में और 2000 में ले आया था राजस्थान। अब आरटीआई विवरण। तो धाराएं हैं जिसमें 6 चैप्टर 31 धाराएं हैं। शीर्षक इसमें उद्देश्य है सूचना अधिकार सक्षम प्राधिकारी अपील अधिकारी। शिक्षा का तात्पर्य है अनुरोध, निपटारा, अपील, पीआईओ, स्टेट इलेक्शन कमीशन, चीफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और संस्थागत व्यवस्था सूचना जिनसे छूट दी गई है उनकी बात की गई है। तो चैप्टर 1 में संक्षिप्त नाम है एक्ट का और पारिभाषिक शब्दावली है। फिर चैप्टर 2 में लोक प्राधिकारी के कर्तव्य बाध्यताएं हैं, इसमें सेक्शन 3 से 11 है। फिर सेक्शन 3 में आरटीआई की परिभाषा है। सेक्शन 4 में स्वैच्छिक प्रकटीकरण है जिसमें अधिकारियों की गोपनीय मानसिकता के कारण स्वैच्छिक प्रकटीकरण प्रभावी नहीं हुआ था ये। और सेक्शन 5 है पदनाम से रिलेटेड है। सेक्शन 6 है एप्लीकेशन अनुरोध से रिलेटेड है। सेक्शन 7 है निपटारा से रिलेटेड। सेक्शन 8 है प्रकटीकरण से छूट, प्रकटीकरण से छूट, जिसमें कौन सी सर्वाधिक मिसयूज हुआ है इसका सेक्शन 8 का, क्योंकि यहाँ पे छूट है। फिर सेक्शन 9 है जिसमें अस्वीकृति के आधार हैं, हाल ही में वर्षों में एक कमी आई है इसमें। फिर सेक्शन 10 है सूचना का पृथकीकरण है, पृथक्करणीय। और फिर है सेक्शन 11 जिसमें परिव्यक्ति सूचना की बात की गई है। अब सूचना आयोग के लेखा परीक्षण में पाया गया है कि धारा 4 के तहत लोक अधिकारियों ने सूचना के समय प्रकटीकरण पर ध्यान नहीं दिया है। 85% से अधिक लोक संगठनों ने अपनी
बजटिंग या जनसंपर्क से जुड़ी सूचनाओं को न उजागर किया है और ना ही वेबसाइट पर दर्शाया है। उनका मानना है कि जो सूचनाएँ माँगी जा रही हैं, वह आरटीआई का दायरा है। उन्हें खुद से स्वयं सूचनाएँ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर ऐसे में धारा 4 अप्रासंगिक हो जाती है, आरटीआई भी कमज़ोर होता है। फिर सूचना आयोग ने धारा 4 का अनुपालन न होने के पीछे कुछ कारण बताए हैं, जैसे आरटीआई से संबंधित जानकारी व प्रशिक्षण का अभाव, फिर गोपनीय मनोवृत्ति, जैसे माँगने पर ही सूचना देने की आदत, स्वयं से सूचना देने की मनोवृत्ति नहीं, फिर रिकॉर्ड कीपिंग, फाइलिंग के लिए संस्थानों की कमी, फिर संसाधनों की कमी है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से संबंधित मुद्दे हैं कुछ, फिर आरटीआई एक्ट की धारा 8 के तहत विभिन्न आधारों पर सूचना प्रकटीकरण से छूट दी गई है, जैसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता, लोक और कानून व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य की गोपनीयता, सामरिक व वैज्ञानिक हित, फिर व्यक्ति की निजता और जीवन की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मंत्रिमंडल गोपनीयता, वैदेशिक संबंध, अपराध उद्दीपन, फिर अपराधियों के को गिरफ्तार करने या मुकदमा चलाने में बाधा इत्यादि। आरटीआई एक्ट में धारा 24 में लिखा है कि यह कानून विशेष संगठनों पर लागू नहीं होगा। इसी आधार पर वर्तमान में कई संगठनों को लेकर यह विवाद है कि वे आरटीआई के दायरे में आएंगे या नहीं। यद्यपि उनका निर्धारण सीआईसी से होना चाहिए। यद्यपि सीआईसी का निर्णय नकारने पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक होगी। प्रमुख आरटीआई विवाद है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, बीसीसीआई, एनजीओ, सुप्रीम कोर्ट के। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी अग्रवाल की याचिका पर सीआईसी ने 6 पॉलिटिकल पार्टी की चंदा स्रोत बताने का आदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी कम्स अंडर इट। फिर सीआईसी वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी, तो सीआईसी ने बोला आएंगे, पार्टी ने कहा नहीं आएंगे। तो सीआईसी ने बोला सेक्शन 2 एच लोक प्राधिकरण की परिभाषा करता है, गवर्नमेंट वित्त पोषित है ये, फिर लोकहित कार्यों के लिए और पब्लिक डोमेन में काम करते हैं इसलिए। पर नहीं आएंगे, उसके पीछे तर्क दिए कि निजी पंजीकृत हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, पीआईओ इंफ्रा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और सूचनाओं का पॉलिटिकल दुरुपयोग की संभावना है और रूटीन वर्क बढ़ जाएगा, घोषणा पत्र से सूचना देते हैं तथा पर्याप्त पारदर्शी है, समय समय पर आय व्यय का ब्यौरा देते हैं तथा स्रोत बताने पर संबद्ध व्यक्ति संस्था का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। इन्हीं तर्कों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी ने सीआईसी का आदेश मानने से इनकार कर दिया। संसद में बिल लाया गया जो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई से बाहर रखता है, परंतु पार्लियामेंट्री कमेटी में लैप्स हो गया, अतः अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में कुछ लॉजिक बीसीसीआई एनजीओ ने दिए। फिर है जैसे सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं, आरटीआई निर्णय आरटीआई नहीं, आरटी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि आरटीआई नहीं, फिर प्रशासन पे आरटीआई लागू है। डिटेल में नोट से पढ़ना है अपन को, ठीक है? फिर है इसके जो चैप्टर 3 है उसमें सीआईसी का दिया हुआ है, जिसमें सेक्शन 12, 13, 14 की बात है। सेक्शन 12 में गठन की बात है, सेक्शन 13 में सेवा शर्तों की बात है, सेक्शन 14 में सीआईसी हटाने की बात है, हटाने का प्रोसेस है। फिर चैप्टर 4 उसमें एसआईसी और जिसमें एसआईसी की बात है, जिसमें सेक्शन 15, 16, 17 है। फिर है चैप्टर 5 जिसमें सेक्शन 18, 19, 20 है, जिसमें सूचना आयोग की शक्तियाँ, अपील शक्तियाँ, जिसमें 18वें में तो है शक्तियाँ और कृत्य, सेक्शन 19 में है अपील, सेक्शन 20 में है पेनल्टी शक्तियाँ। फिर है चैप्टर 6 जिसमें मिसलेनियस है 21 से 31, जिसमें 21 में तो है सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए संरक्षण, सेक्शन 22 है अधिकार का अध्यारोही प्रभाव, पुराने कानून पर आरटीआई हावी। फिर है सेक्शन 23 जिसमें न्यायिक अधिकारिता वर्चन, जिसमें डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, सेक्शन 24 जिसमें कतिपय संगठनों पर लागू नहीं होगा, फिर सेक्शन 25 निगरानी और प्रतिवेदन हेतु, सेक्शन 26 कार्यक्रम तैयार करना जिसमें समुच्चय सरकार द्वारा, सेक्शन 27 समुच्चय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति है। फिर है सेक्शन 28 सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति, सेक्शन 29 नियमों को अनुमति के लिए रखा जाना, फिर सेक्शन 30 बाधाओं को दूर करने की शक्ति, सेक्शन 31 एक्ट की समाप्ति। फिर है आरटीआई का मूल्यांकन। तो पॉजिटिव पारदर्शिता के सभी लाभ आरटीआई के पॉजिटिव में आएंगे। फिर है नेगेटिव सीमाएं समस्याएं, जिसमें पॉजिटिव में जैसे व्यवहारिक व्यवहारिक में बताएंगे ऐसे विभिन्न घोटाले उजागर हुए हैं, फिर शासन माफिया गठजोड़ उजागर किया है,
क्रोनी कैपिटलिज्म को उजागर किया है, प्रशासनिक अपव्यय के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बनाया है, प्रशासनिक जवाबदेहिता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि की है, सूचित समाज, सशक्त समाज को जन्म दिया है। फिर जेपी नारायण के चिंता नस्लें सवाल पूछती हैं, लोक संप्रभुता स्थापित होती है, फिर औपनिवेशिक प्रशासनिक मनोवृत्ति से बाहर ला रहा है। इसलिए सेकेंड आरसी की फोर्थ रिपोर्ट में प्रशासक गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ लें, इन सब की बात की गई है। फिर है इनकी समस्याएं, बाधाएं जो सरकारी हो सकती है और नागरिक भी हो सकती हैं। अब तो देखें, पहली, प्रशासन का कार्य बोझ बढ़ गया है। प्रशासन जमीनी स्तर पर कार्य करने के स्थान पर पूरा व्यय रिकॉर्ड मेंटेन में लगाने लगा है। फिर समय पैसा दोनों की वृद्धि हो गई, लक्ष्य विस्थापन की समस्या आने लगी, जिससे अधिकारियों का ध्यान पूर्णतः कमियां छुपाने में ही खर्च हो रहा है। फिर प्रशिक्षित अक्षमताओं को जन्म दिया है, अधिकारियों का मनोबल गिरना, जिससे यथास्थितिवाद को जन्म दिया है, समय सीमा में सूचनाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। फिर प्रशासनिक कार्यों में आरटीआई बाधा बन रही है। आरटीआई का इस्तेमाल लोकप्रियता बढ़ाने तथा ब्लैकमेलिंग के लिए भी होने लगा है, जिससे जेन्युइन जानकारी प्रदान करने में भी समय लग रहा है। फिर प्रशिक्षित सूचना अधिकारियों की कमी, ये भी इसमें दिक्कत है। फिर निजता के लिए गंभीर विषय बन रही है। फिर सीआईसी एसआईसी की नियुक्ति समय पर नहीं हो रही है। उसके बाद सीआईसी एसआईसी अब सरकार के अधीन, जिससे सूचनाएं छुपाए जाने का खतरा है। फिर है बढ़ती पेंडेंसी और आरटीआई आवेदनों की बढ़ती अस्वीकृति, धारा 8 का दुरुपयोग और धारा 9 सूचना का अस्वीकार करना, तो ये सब भी इसमें बाधाएं हैं। फिर इसमें नागरिक बाधाएं क्या हैं? तो जनता में जागरूकता का अभाव है, आरटीआई की प्रक्रिया व सूचना मांगने की जटिलता है, की अशिक्षा है, फिर लोकप्रियता हेतु इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल साक्षरता का अभाव है। अब जो इसकी उसमें देख रहे थे अपन, क्या इसके पॉजिटिव में, तो अपन ने ये तो देख लिया था, ये कौन सा, व्यवहारिक व्यवहारिक पॉजिटिव में तो देख ही लिए थे। उसके बाद देखते हैं प्रशासनिक में, तो सॉरी, ये आरटीआई में बाधा है तो उसी में प्रशासनिक बाधाओं में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है, अधिकारी की गोपनीयता की मानसिकता है, डाटा सुरक्षा पर कानून के अभाव के कारण निजता के उल्लंघन की चुनौती है, फिर गुणवत्ता युक्त डाटा का अभाव है। अब आरटीआई अमेंडमेंट 2019 लाए गए, जिसमें संशोधन, सूचना आयुक्तों का कार्यालय सरकार तय करेगी, 5 से 3 वर्ष किया कर दिया गया। फिर वेतन भत्ते सेवा शर्तें सरकार तय करेगी। फिर पूर्ववर्ती पदों से संबंध पेंशन व अन्य लाभ वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे। अब इसमें मूल्यांकन, तो पक्ष में प्रभावी प्रबंधन हेतु किया गया, फिर प्रभावी संचालन हेतु किया गया, राज्य सूचना आयुक्तों में एकरूपता लाने हेतु किया गया, सूचना तंत्र को परिणाम उन्मुखी बनाना है, फिर जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु किया गया, सीआईसी के संरचनात्मक ढांचे में स्थित विरोधाभास को दूर करने हेतु ऐसा किया गया है। पर इसके विपक्ष में क्या है? आरटीआई को कमजोर करेगा, सूचना आयोगों की स्वायत्तता व स्वतंत्रता को सीमित करेगा, आरटीआई में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाएगा, सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, सूचना तंत्र की मशीनरी पर, जिससे सूचना उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा किस पे? सूचना तंत्र की मशीनरी पर, जिससे स्वतंत्र सूचना उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। फिर सुझाव क्या है? तो सूचना तंत्र में नियुक्तियों हेतु अन्य पदों की तरह समितियों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा सीजीआई भी होंगे, या फिर कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये इसके सुझाव हैं। फिर अपना अगला टॉपिक है ई गवर्नेंस।